सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पाठ 2 हिम्मत की मिसाल अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1988 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय, भारत की रहने वाली हैं, भारत की नागरिक हैं। व्यवसाय है इनका राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी और पर्वतारोही। इनकी प्रसिद्धि का कारण है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग। ये पहली ऐसी भारतीय दिव्यांग का मतलब होता है विकलांग, जिसको आप लोग बोलते हैं, हैंडीकैप्ड, मतलब जिसके शरीर का कोई अंग अपना कार्य सही से नहीं कर रहा हो, उस अंग में कुछ कमियां हों। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री का सम्मान भी दिया। आते हैं पाठ में, हिम्मत की मिसाल अरुणिमा सिन्हा। बच्चों देखेंगे इसमें पाठ की ओर में 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आइए इसको उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर है इसका माउंट एवरेस्ट। संसार की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी हिमालय पर्वत पर स्थित है, जो कि नेपाल में है। आपको पता है कि हिमालय पर्वत भारत से लेकर के नेपाल, भूटान तक फैला हुआ है। तो जो माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी है वह नेपाल देश के अंतर्गत आती है। नेपाली में या नेपाल में लोग इसे सगरमाथा भी कहते हैं। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। 1955 में भारत ने इसका सर्वे किया और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर बताई गई। अब इसका नाम माउंट एवरेस्ट क्यों रखा गया? क्योंकि ब्रिटिश सर्वेयर मतलब सर्वे करने वाले एक व्यक्ति थे, सर जॉर्ज एवरेस्ट। तो इन्हीं के सम्मान में ही इस चोटी को माउंट एवरेस्ट नाम दिया गया है। आइए इसमें देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अभी तक हम लोग बात कर रहे थे संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। दूसरा प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो बच्चों, संसार की भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह कंचनजंगा है। यह हिमालय पर्वत पर ही स्थित है, जो कि भारतीय क्षेत्र में है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर अर्थात 28,169 फीट। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा महान हिमालय श्रृंखला सिक्किम में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आइए पाठ की ओर चलते हैं। देखेंगे अरुणिमा सिन्हा भारत की राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, भारत के लिए खेलती थी और माउंट एवरेस्ट पर फतह मतलब विजय प्राप्त करने वाली, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। दिव्यांग मतलब विकलांग, अपंग, जिसका कोई एक अंग खराब हो। उनको फोर्ब्स पत्रिका, फोर्ब्स विश्व के स्तर पर एक जारी की जाने वाली एक पत्रिका है, जिसमें 30 प्रतिभाशाली युवाओं की एक लिस्ट जारी की जाती है। तो उस प्रतिभाशाली युवाओं की सूची में अरुणिमा सिन्हा जी को शामिल किया गया है। यह मुकाम, यह लक्ष्य उन्होंने ऐसे ही हासिल नहीं किया, इतनी आसानी से उनको यह लक्ष्य नहीं मिला। यह कीर्तिमान उन्होंने इतनी आसानी से हासिल नहीं किया था। यह इतना सरल काम नहीं था माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करना, वहाँ पर चढ़ाई करना, उसमें सफल होना। दिव्यांग होते हुए भी, मतलब अपंग होते हुए भी उन्होंने पर्वतारोहण मतलब पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ाई करना, पर्वतारोहण की वह कठिन डगर
डगर मतलब होता है मार्ग या रास्ता, उद्देश्य। तो वह कठिन रास्ता चुना जिस पर एक सबल व्यक्ति भी जाने से पहले 100 बार सोचे। सबल व्यक्ति मतलब जो पूरी तरह से स्वस्थ है, वो भी जाने से पहले कई बार सोचता है, विचारता है कि जाऊं कि न जाऊं, वहाँ मैं जाने में सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो लेकिन अरुणिमा सिन्हा जी बहुत हिम्मती महिला थी, हिम्मती लड़की थी। यह उनकी हिम्मत ही थी जो उनके हौसलों के आगे पर्वत भी बौना साबित हुआ। मतलब उनकी हिम्मत इतनी अधिक थी कि पर्वत भी उनके आगे छोटा साबित हुआ। बौना मीन्स होता है छोटा। उन्होंने यह साबित कर दिया कि बुलंद हौसलों और आत्मविश्वास के आगे पर्वत भी शीश झुका देता है। बुलंद हौसले मतलब क्या होता है? बुलंद मतलब मजबूत। अगर हमारे हौसले मजबूत हों, अगर हमारी उम्मीदें मजबूत हों, हमारा संकल्प मजबूत हो और हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत हो, तो उसके आगे पर्वत भी छोटा पड़ जाता है, वह भी घुटने टेक देता है, वह भी हमसे हार मान लेता है। आगे देखिएगा, इस पाठ में उनका एक इंटरव्यू लिया गया, उनका एक साक्षात्कार लिया गया। उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो जो साक्षात्कार लेने वाला है, जो प्रश्न पूछने वाला है, वो उनसे पूछता है कि आपको फोर्ब्स पत्रिका के 30 प्रतिभाशाली युवाओं की सूची में शामिल किया गया है, आपको कैसा लग रहा है? तो अरुणिमा सिन्हा जी कहती हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सहयोग दिया और प्रेरित किया। कहती हैं कि जिन्होंने भी मुझे सहयोग दिया, पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए मुझे प्रेरित किया, मैं उन सब का धन्यवाद देती हूँ। और इस पत्रिका के प्रतिभाशाली युवाओं की सूची में मेरा नाम शामिल किया गया, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अगला प्रश्न पूछा गया, अपने परिवार के बारे में बताइए। उत्तर देते हैं कि मूलतः हम लोग बिहार के रहने वाले थे। मूल रूप से हम लोग बिहार के रहने वाले थे। बिहार एक राज्य है। इनके पिताजी सेना में थे। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी सेना में थे, जिस कारण हमें सुल्तानपुर आना पड़ा। जब मैं 4 वर्ष की थी तब मेरे पिता का देहांत हो गया। देहांत मतलब मृत्यु, देहावसान, डेथ। हालांकि मेरी माँ को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिल गई। पिताजी सेना में थे, अचानक से उनकी दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण वो शहीद हो गए। तो उनके स्थान पर उनके माताजी को भारत सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दे दी। लेकिन उनका जो परिवार था, उतने कम पैसे में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और LLB किया। अरुणिमा सिन्हा जी कहती हैं कि मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और मैंने LLB किया। LLB एक वकालत के लिए एक डिग्री होती है, इसका पूरा मतलब होता है LLB। B मतलब बैचलर, LL लेजिस्लेटिव लॉ, ठीक है, बैचलर इन लेजिस्लेटिव लॉ। ये वकालत की पढ़ाई होती है, जिसको करने के बाद लोग वकील बनते हैं, आगे और अच्छी से पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तो वो जज भी बन सकते हैं, न्यायाधीश भी बन सकते हैं। साथ ही खेलों में भी हिस्सा लेना जारी रखा, खेल बराबर खेलती रहीं। राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल और वॉलीबॉल में भी कई पुरस्कार इनको मिले। लेकिन कहती हैं कि मेरा सपना कुछ अलग करने का था, जो सबसे अलग हो, सबसे श्रेष्ठ हो, अच्छा हो। उसके बाद अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने का निर्णय आपने कब और क्यों लिया? उत्तर देती हैं कि ट्रेन में मैंने अपना एक पैर गंवा दिया था। अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी रहती थी। परिवार के लोग आते, मुझे देखते और मुझे देखकर रोते थे। वे मुझसे सहानुभूति जताते और मुझे बेचारी करके संबोधित करते। मुझे अबला या बेचारी, अबला मतलब कमज़ोर, ठीक है, कोई मुझे बेचारी कहे, अबला कहे, कमज़ोर कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे जीना था और कुछ करना था। मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी, कुछ बड़ा करना चाहती थी, ताकि लोग मुझे कमज़ोर ना कहें, क्योंकि मुझे अपना कमज़ोर कहलाना अच्छा नहीं लगता था। मैंने मन ही मन फैसला किया कि मुझे ऐसा करना है जो औरों को लिए मिसाल बने।
अगला प्रश्न पूछा गया कि वह ट्रेन हादसा क्या था, कैसे घटित हुआ। अब देखिए, अरुणिमा सिन्हा जी के साथ एक ट्रेन में हादसा हुआ था, एक दुर्घटना हुई थी जिसके कारण उन्होंने अपना एक पैर खो दिया और वो अपंग हो गई, विकलांग हो गई, दिव्यांग हो गई। वो घटना बताती हैं कि मैं 12 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस, एक ट्रेन का नाम है, एक रेलगाड़ी का नाम है पद्मावती एक्सप्रेस, तो पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। रात के 1 बजे कुछ बदमाश ट्रेन में चढ़े और मुझे अकेला पाकर मेरा सामान छीनने लगे। मैंने उनका डटकर मुकाबला किया, लेकिन मैं अकेली थी और उनकी संख्या मुझसे अधिक थी। उन्होंने मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया। मेरा बायां पैर, ठीक है, कौन सा पैर, बायां पैर, लेफ्ट, पटरी पर आ जाने से कट गया। रात भर मैं वहीं तड़पती रही। मैंने चिल्लाकर लोगों को बुलाने की बहुत कोशिश की, पर रेलगाड़ी की तेज आवाज़ में हर बार मेरी आवाज़ दब जाती। कोई भी मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। रात भर मेरे पैरों में चींटी, मक्खी, मच्छर भिनभिनाते रहे। मैं तकलीफ में तड़पती रही, रोती रही, चिल्लाती रही और फिर बेहोश हो गई। सुबह शायद कुछ गांव वालों की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी जान बचाने के लिए मेरा पैर काटना पड़ा। लेकिन अस्पताल में न तो एनेस्थीसिया था न ही ब्लड। अब देख लीजिए एनेस्थीसिया क्या होता है, इधर देखेंगे, शरीर के किसी भाग को प्रतिक्रियाहीन या शून्य करने के लिए दी जाने वाली एक दवाई होती है एनेस्थीसिया। जब भी डॉक्टर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन है तो उसके एनेस्थीसिया एक दवा दी जाती है जिससे वह बेहोश हो जाए और उसको तकलीफ ना हो, उसको दर्द ना हो। और अस्पताल में ब्लड भी नहीं था, खून भी नहीं था। आगे देखेंगे, मैं यह सब सुन रही थी। अचानक मैंने कहा कि आप मेरा पैर काटिए। मेरे कहने पर उन्होंने मेरा पैर काट दिया। रात भर जो दर्द मैंने सहन किया है, यह दर्द तो उससे कम ही होगा। रात भर ट्रेन की पटरी के किनारे पड़े पड़े मैं जो दर्द सहती रही, शायद अगर आप मुझे दर्द जो देंगे या पैर काटने से मुझे जो दर्द होगा वो भी बिना सोने किए, शायद वो दर्द उससे कम हो। वहाँ आवश्यक उपचार के बाद मुझे दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, एक हॉस्पिटल है, देश का बहुत बड़ा अस्पताल है यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी दवाएं होती हैं। बहुत ख़तरनाक बीमारियों का यहाँ पे इलाज किया जाता है। तो वहाँ मुझे भर्ती करवा दिया गया, जहाँ मैं 4 महीने तक जीवन और मृत्यु के बीच झूलती रही। अगला प्रश्न है, बछेंद्री पाल से आपने प्रशिक्षण कैसे लिया। उत्तर देती हैं कि दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में इलाज के दौरान ही मुझे इंटरनेट से उनका मोबाइल नंबर प्राप्त हुआ, मोबाइल नंबर मिला। उन्हें मैंने अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई करना चाहती हूँ, एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी बात पूरे ध्यान से सुनी और मुझे जमशेदपुर बुलाया, जहाँ पे वो रहती थी, जहाँ पे वो रह करके वो ट्रेनिंग देती थी। ठीक होने पर मैं वहाँ पहुँच गई, जमशेदपुर गई बछेंद्री पाल जी के पास। बछेंद्री पाल एक पर्वतारोही हैं, भारत की रहने वाली हैं। ये भी पहाड़ पर चढ़ाई करती हैं। तो बछेंद्री पाल पहले भी एवरेस्ट पर जा चुकी थी, तो वहाँ उनके एवरेस्ट पर जाने का उनके पास अनुभव था। इसलिए अरुणिमा सिन्हा जी उनके पास गई, उनसे कुछ अनुभव लेने के लिए, उनसे सीखने के लिए कि पहाड़ पर कैसे चढ़ाई की जाती है, एवरेस्ट पर चढ़ते समय क्या क्या परेशानियाँ आएंगी, वो सब मैंने उनसे पूछा और जाना। मैंने उनसे 2 वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त किया, उनसे सीखा। अगला प्रश्न है, पर्वतारोहण की चुनौतियों के बारे में कुछ साझा करेंगी। अरुणिमा सिन्हा जी कहती हैं कि यह काफ़ी मुश्किल काम है। हर चोटी को फतह करना अपने आप में अलग है, क्योंकि हर चोटी में की जो कठिनाइयाँ हैं, जो समस्याएं हैं, वो अलग अलग हैं। हर जगह का वातावरण अलग है। कुछ ऊंचाइयों की वजह से तो कुछ रास्तों की वजह से, कुछ
की ऊंचाई बहुत अधिक होती है और कुछ के जो रास्ते होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं, दुर्गम होते हैं, कुछ के रास्ते आसान भी होते हैं। हमें हर चोटी के बारे में ध्यान से पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है कौन सी चोटी कैसी है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। इसके लिए जो पहले उन पर्वतों पर चढ़ चुके हैं, जो लोग वहाँ पे जा चुके हैं, उनका अनुभव काम आता है। उनसे हम लोग उनके अनुभव पूछते हैं, जानते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, कई बार उनकी लिखी पुस्तकों को पढ़कर तैयारी की जाती है, चढ़ने वाले रास्तों में के बारे में जानकारी ली जाती है। हाँ, जब इतनी तैयारियों के बाद चोटी पर तिरंगा फहराने में सफलता मिलती है तो कोई कष्ट याद नहीं रहता। कहने का मतलब जब हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं, तिरंगा फहराते हैं उस चोटी के सबसे ऊपर चढ़ करके, तो वहाँ चढ़ने में जो भी परेशानियाँ थी, जो भी कष्ट मिले थे, वो हमको याद नहीं रहते हैं। उसकी खुशी सब कष्ट भुला देती है। मतलब अपनी विजय, अपनी सफलता की खुशी में जो कष्ट थे वो सब भूल जाते हैं। क्या आपको यकीन था कि आप ऐसी उपलब्धि हासिल करेंगे? उत्तर दीजिए, पहले से कहाँ कुछ तय होता है, पहले से कुछ पता नहीं होता कि हम सफल होंगे या असफल होंगे। मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे मैंने एक चुनौती के रूप में लिया, या किसी और के लिए नहीं, खुद मेरे लिए थी। मैंने तय किया कि मैं सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराऊंगी। यह प्रण मेरे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन मैं उस पर अडिग रही। अगला प्रश्न है, इस पूरी यात्रा में खास क्या था? उन्होंने कहा कि मेरी 52 दिनों की यात्रा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पर 52 दिन लगे। तो उस यात्रा में रोमांच और खतरों से भरी हुई कहानियां हैं। सब कुछ एक सपने के सच होने जैसा है। जब मैं माउंट एवरेस्ट पर फतह करके लौटी तो युवाओं में मुझे लेकर काफ़ी जुनून था, काफ़ी जोश था। उनका प्यार उत्साह बढ़ाने वाला था। उनके उत्साह से मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा। मैं तय किया कि यह सपना हर हाल में पूरा करना है। जब मैंने अपने मिशन के बारे में खुलासा किया था, जब मैंने लोगों को अपने मिशन के बारे में बताया था, तब लोगों ने मुझे कहा कि ये पागल है, जो अपंग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की बात कह रही है, यह असंभव है, यह कैसे कर पाएगी। तब यह सब सुनकर बुरा लगता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि लोग मेरे बारे में ऐसी बात करते हैं, पर अब पागल कहते हैं तो अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर लाशें देखकर कैसा लगा? जब एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं तो बहुत से लोग वहाँ पे हमसे पहले जाने वाले रहे होंगे, कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं, कुछ असफलता प्राप्त करते हैं, तो कुछ वहाँ पे इतनी ज़्यादा खाइयाँ हैं, चढ़ाइयाँ हैं कि वहाँ से पैर फिसला तो सीधे नीचे गिर जाते हैं, वहाँ पे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो रास्ते में बहुत सी लाशें भी मिलती हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मैं एवरेस्ट पर चढ़ रही थी तब पहले उसे पार करने की कवायद मतलब कोशिश कर चुके लोगों की आधा दर्जन से ज़्यादा बड़ी लाशें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कभी बर्फ़ उन्हें ढक देती तो कभी हवा के झोंके उन पर बड़ी बर्फ़ हटा देते। ऐसे मंजर का सामना करना मुश्किल था। उन्हें देखकर डर लगता था। कदम आगे बढ़ने से कतराते थे। डर के मारे पैर आगे नहीं बढ़ते थे कि कहीं हमारे साथ भी ऐसी घटना न हो। बर्फ़ के नीचे दबी लाशें मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन करती थी कि मार्ग कितना, जब हम लाशें देखते तो पता चलता था कि आगे का रास्ता कितना कठिन है, या सफ़र मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, आपको बीच में से वापस आने को कहा गया पर आप आगे बढ़ती गई, इसके बारे में बताइए। उत्तर देती हैं कि पर्वत पर बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसी में से एक चुनौती है ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन का स्तर। जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह कम होती जाती है। जैसे जैसे कहती हैं जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही थी वैसे वैसे ऑक्सीजन भी कम होती जा रही थी। इसी बीच मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया। जब भी कोई पर्वत पर चढ़ाई करता है तो वह, चूँकि उनको पता है कि जब हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर के जाते हैं। तो उनकी ऑक्सीजन का सिलेंडर जो था, उनमें जो ऑक्सीजन थी वो भी धीरे धीरे कम हो रही थी। इसी बीच मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया। वह समय बहुत मुश्किल था पर मैंने धैर्य नहीं खोया।
कैंप से मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि तुम वापस आ जाओ। कैंप में नीचे जो मेरे साथी थे वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे, बार बार मुझे फ़ोन कर रहे थे कि तुम वापस आ जाओ, ऊपर मत जाओ, ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है। जहाँ तुम पहुँची हो वो भी एक रिकॉर्ड है, पर मैंने तो मंजिल पाने की ठानी थी। उन्होंने कहा कि जहाँ तुम पहुँची हो वो भी अपने अपने रिकॉर्ड है, इसके पहले कोई भी अपंग, कोई भी दिव्यांग वहाँ पे नहीं पहुँच पाया, लेकिन मैं तो मंजिल पाने की ठानी थी, मैं तो मुझे मंजिल प्राप्त करना था। बीच में कैसे रुक जाती, बिना रुके आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ती गई और उसे पा लिया। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, हमें अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकना चाहिए। हमने एक बार जो लक्ष्य बना लिया, उस लक्ष्य के मार्ग में जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, कितनी भी समस्याएं आएँ, हमें अपना रास्ता, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने जीवन में अपना एक उद्देश्य बनाना चाहिए और उसी उद्देश्य पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला भी करना चाहिए। समस्याएं आती हैं तो हमें उनका मुकाबला करना चाहिए, उन समस्याओं से, उन कठिनाइयों से डर करके अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए। जब मैं हॉकी स्टिक लेकर जाती थी तो लोग मुझ पर हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरी शादी हुई और फिर तलाक हुआ, पर मैंने हार नहीं मानी। हादसे के बाद जख्मों को कुरेदने वाले बहुत लोग थे, पर मरहम लगाने वाले बहुत कम लोग। मेरे साथ जो दुर्घटना हुई, जो हादसा हुआ, विवाह के बाद तलाक हुआ, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो मेरे जख्म, मतलब मेरे जो दुख के समय थे, दुख का जो पल था, दुख की जो घटनाएं थी, उनको याद दिलाते थे। लेकिन मुझे सांत्वना कोई नहीं देता था, मुझे समझाता कोई नहीं था, मेरा जो उत्साह था उसे बढ़ाने वाला कोई नहीं था, बहुत कम लोग थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद कभी निराश नहीं हुई और मैंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरा जोर लगा दिया। मेरे लिए किसी कवि की ये पंक्तियाँ हमेशा प्रेरणा देती हैं। पंक्तियाँ देखिए, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांघा है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं बछेंद्री पाल जी के बारे में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं बछेंद्री पाल। उन्हें पहाड़ों की रानी संज्ञा से विभूषित किया गया है, पहाड़ों की रानी उन्हें कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली विश्व की 5वीं पर्वतारोही हैं। उन्होंने कारनामा 23 मई 1984 के दिन किया। वे अब भारत की इस्पात कंपनी टाटा स्टील में कार्यरत हैं, वहाँ पे काम करती हैं, नौकरी करती हैं, जहां वह चुने हुए लोगों को पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देती हैं। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पहाड़ों की गोद में 1954 में हुआ था। खेतीहर परिवार, उनके पिता किसान थे। बछेंद्री ने बीएड करने के बाद शिक्षिका बनने की बजाय पर्वतारोहण का पेशा अपनाया। उन्हें परिवार के विरोध का भी सामना, परिवार वालों ने विरोध किया कि नहीं तुम शिक्षिका बनो, पर्वतारोहण मत करो, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। धुन की पक्की बछेंद्री को इतिहास रचना था और उन्होंने रच दिया। आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इस पाठ से संबंधित आओ करो 1 और 2 वो हम आपको भेज देते हैं, आप उनको स्वयं से कर लीजिएगा। धन्यवाद।